राघव को वहां जाते देख विक्रम के मन में आ रहा था कि अभी के अभी वो उसका खून कर दे, लेकिन वो मजबूर था। तभी विक्रम ने अपना फोन निकाला और अपने बड़े भाई को फोन लगाया। हेलो भैया। भैया रुको विक्रम, ये क्या कर रहे हो तुम? फोन रखो। इतनी सी बात के लिए अपने भैया को क्यों परेशान कर रहे हो? तुम जानते हो ना, अगर उन तक ये बात गई तो बात कितनी बढ़ जाएगी, और अगर बात बढ़ेगी तो मेरे घर वालों तक भी जाएगी और फिर पूरे शहर में फैल जाएगी। इसलिए इसे अभी जाने दो, हम अपनी तरह से इस राघव से निपट लेंगे। अलीशा ने कहते हुए विक्रम का फोन छीन लिया। विक्रम को पता था कि अलीशा की बात बिल्कुल सही है, इसीलिए उसने कुछ नहीं बोला और दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ राघव अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक फोन आया। ईशा का फोन। राघव अपना फोन देखकर थोड़ा चौंका और फिर फोन उठा लिया। इतनी देर क्यों लगा दी फोन उठाने में? सामने से ईशा ने कहा। नहीं, वो तुमसे ज्यादा बात नहीं होती ना, इसलिए। राघव की बातों में थोड़ी झिझक थी। ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन क्या मैं अपने प्यारे जीजू को फोन भी नहीं कर सकती? ईशा ने खिलखिलाकर जवाब दिया। ईशा अग्रवाल स्नेहा अग्रवाल की छोटी बहन है और अतुल अग्रवाल की सबसे छोटी और तीसरी बेटी भी। साथ ही साथ ईशा सोनिया की क्लासमेट भी रह चुकी है, वही सोनिया जिसे राघव ने गुंडों से कबाना क्लब में बचाया था। ईशा कुछ समय से शहर के बाहर थी और अभी अभी वापस आई है। वैसे मैं दिल्ली वापस आ गई हूँ और हाँ, हम अभी कुछ ही देर में मिल रहे हैं। ईशा ने राघव को छेड़ते हुए कहा। हम मिल रहे हैं? तुम कहाँ हो? राघव ने जल्दबाजी में पूछा। राघव और ईशा का रिश्ता इतना कोई अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी बातचीत हो जाती थी। वहीं दूसरी तरफ ईशा ने गाड़ी चलाते हुए राघव की बात का जवाब दिया। मैं गाड़ी में हूँ और बस आपके घर की तरफ ही आ रही हूँ आपको पिक करने। हम लोग गोल्फ कोर्स जा रहे हैं। ईशा ने कहा। गोल्फ कोर्स? लेकिन क्यों? मुझे तो गोल्फ खेलना भी नहीं आता। राघव ने ईशा से पूछा, जिस पर ईशा का जवाब था, डोंट वरी, आपको गोल्फ नहीं खेलना है। अच्छा, मैं आपको पिक करने आ रही हूँ, आकर सब समझाती हूँ, बाय। ईशा के फोन रखने के बाद राघव मन ही मन सोच रहा था कि आखिर ईशा के दिमाग में चल क्या रहा है। आज अचानक ईशा को उसकी याद आई कैसे, और वो उसे गोल्फ कोर्स क्यों ले जाना चाहती है। लगभग 15 मिनट बाद राघव अपनी गली के बाहर ही था कि तभी ईशा लाल स्पोर्ट्स कार में से उसके सामने आकर उतरती है और कहती है, जीजू आओ बैठो। राघव एक पल के लिए रुका और फिर गाड़ी में बैठ गया। उसकी नजर पास में बैठी ईशा पर पड़ी। ईशा, जो कि लगभग 20 साल की है, दिखने में नाजुक, गोरी और बिना मेकअप भी बहुत सुंदर लग रही थी। उसने काली पैंट और सफेद शर्ट पहनी थी। उन फॉर्मल कपड़ों को देखकर लग रहा था कि वो किसी से मीटिंग के लिए जा रही है। तभी राघव ने उससे पूछा, अब बताओ, हम लोग गोल्फ कोर्स क्यों जा रहे हैं? जिसका ईशा ने बड़ी उत्सुकता के साथ जवाब दिया, जीजू, आपने मलिक एंटरप्राइज का नाम तो सुना ही होगा। इतनी बड़ी कंपनी है। दरअसल मेरा एक दोस्त वहां काम करता है और उसने मुझे इंटर्नशिप के लिए वहां रेकमेंड किया है। आप तो जानते हैं कि अगले 3 महीने में मैं ग्रेजुएट होने वाली हूँ, तो उसके बाद ये लोग सीधा मुझे मलिक एंटरप्राइज में जॉब भी दे देंगे। बस इसीलिए हम लोग गोल्फ कोर्स जा रहे हैं। वहां मेरी उसकी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मीटिंग है। राघव ने उसकी पूरी बात सुनी। उसके बाद अपना सर खुजाते हुए उसने पूछा, हाँ तो इस सब में मेरी क्या जरूरत है? मुझे किस साथ ले जा रही हो? ईशा एक पल रुकी। उसने राघव की तरफ देखा और घमंड भरी आवाज में बोली, चाहे आप मेरे जीजू होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप मेरे पापा के लिए गार्ड की नौकरी करते हो और मैं बस अपने साथ एक बॉडीगार्ड ले जाना चाहती हूँ। राघव को बुरा लगने की जगह उसकी बातों पर हंसी आने लगी। चाहे जो भी हो, औरों की तरह ईशा पीठ पीछे तो नहीं बोलती थी, जो था वो मुंह पर ही बोलती थी। राघव ने हंसते हुए और साथ ही साथ अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है मैडम, फिर इसी नाते आज मैं एक बॉडीगार्ड की हैसियत से आपके साथ चलता हूँ। हैप्पी? मुझे पता था जीजू, यू आर द बेस्ट। ईशा ने मुस्कुराते हुए राघव से कहा, चलो चलो गाड़ी चलाओ, ध्यान सामने सड़क पर। राघव ने उसकी बात काटते हुए बोला। उसके बाद वो लोग गोल्फ कोर्स पहुंचे। उन लोगों ने गाड़ी पार्किंग लॉट में पार्क की और गोल्फ कोर्स की तरफ बढ़ने लगे। वो लोग अभी कुछ आगे चलते कि तभी सामने से एक 20-21 साल का लड़का दौड़ता हुआ आया और मुस्कुराकर उन लोगों का अभिवादन किया। हेलो ईशा, आ गई तुम? कब से तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अरे यार रोहित, वो सड़क पर थोड़ा ट्रैफिक जाम था इसलिए बस, ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी रोहित ने राघव की तरफ देखा और अजीब सी शक्ल बनाते हुए ईशा से पूछा, और ये कौन है? ये मेरी बहन, मेरा मतलब मेरी बहन का बॉडीगार्ड है। ईशा ने रोहित को समझाते हुए कहा। लेकिन तुम अपने साथ बॉडीगार्ड लाई ही क्यों? खैर,
जल्दी चलो, मिस्टर मलिक कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रोहित ने जल्दबाजी में ईशा से बड़बड़ाते हुए कहा। ईशा रोहित के साथ उसके पीछे पीछे रेस्ट हॉल की तरफ गई। उसने देखा वहां मिस्टर रोमी मलिक अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ वहां ईशा की ही उम्र की कुछ और लड़कियां भी थीं। हालांकि वो ईशा जितनी सुंदर नहीं थी, इसीलिए जैसे ही मिस्टर मलिक ने ईशा को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और उत्सुकता के साथ वो खड़ा हो गया। मिस्टर मलिक, यह मेरी क्लासमेट ईशा। मैंने बताया था ना आपको, ये मेरे साथ मेरी कॉलेज में पढ़ती है और ग्रेजुएशन के बाद आपकी कंपनी में नौकरी करना चाहती है। रोहित ने एक मुस्कुराहट के साथ ईशा को मिस्टर रोमी मलिक से मिलवाया। रोमी मलिक की उम्र लगभग 40 साल थी। वो मलिक एंटरप्राइज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर होने के साथ साथ फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट का HOD भी था। उसने ईशा को अच्छी तरह से देखा और मुस्कुराते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया। हेलो ईशा, वेलकम, इट्स गुड टू हैव यू हियर। हेलो मिस्टर मलिक। ईशा को रोमी मलिक से हाथ मिलाकर थोड़ा अजीब सा लगा, इसीलिए उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने कदम पीछे खींचते हुए राघव के पास आकर खड़ी हो गई। रोमी मलिक की नीयत शायद साफ नहीं थी। उसे अच्छा नहीं लगा जिस तरह से ईशा ने हाथ छुड़ाकर कदम पीछे हटा लिए। वो ये बात जानता था कि ईशा के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वो एक खानदानी अमीर है, इसलिए उसे इम्प्रेस करना बाकी लड़कियों से थोड़ा मुश्किल होगा और शायद इसीलिए अपने मेल ईगो के चलते ईशा उसे बहुत अट्रैक्टिव लगी। रोमी मलिक ने अस्पष्ट रूप से मुस्कुराते हुए ईशा से कहा, मिस ईशा, जैसा कि तुम देख सकती हो बहुत से लोग हैं जो हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर मैं तुम्हें चुनता हूं तो तुम में बाकियों से अलग ऐसी क्या खास बात है। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाती हूं कि मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग हूं और साथ ही साथ मैं फार्माकोलॉजी की डिग्री के साथ ग्रेजुएट होने जा रही हूं, जो कि मुझे लगता है कि आपके डिपार्टमेंट के लिए एक परफेक्ट चॉइस रहेगी। ईशा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मलिक के सवाल का जवाब दिया। रोमी मलिक थोड़ा मुस्कुराया, पीछे मुड़ा और कुछ कदम चलकर उसने गोल्फ स्टिक उठा ली। नौकरी की बातें तो होती रहेंगी, मैं मानता हूं आप जहां मौजूद हो वहां उस चीज का लुत्फ उठाना चाहिए। मेरे साथ गोल्फ का एक राउंड खेलोगे? ईशा को पता था कि मलिक एंटरप्राइज में जॉब पाना इतना आसान नहीं था, इसलिए उसने अपना सर हाँ में हिलाया और गोल्फ स्टिक उठाते हुए मलिक के साथ जाकर खड़ी हो गई। वहां खड़ा राघव मन ही मन सोच रहा था कि उसने भी बहुत सी नौकरियां ढूंढी थी, लेकिन उसे कभी किसी नौकरी के लिए गोल्फ नहीं खेलना पड़ा। और जब वो कॉलेज में था तो कंपनियां लोगों को रिक्रूट करने के लिए कॉलेज में आती थी, इस तरह गोल्फ कोर्स पर नहीं बुलाती थी। फिर उसने सोचा कि वहीं खड़े होकर देखा जाए कि आगे होने क्या वाला है। रोमी मलिक और ईशा गोल्फ खेलने लगे। ईशा लंबी और बहुत ही सुंदर थी। जब उसने गोल्फ का शॉट लिया तब उसका फिगर देखकर आसपास खड़ी लड़कियां जलन से जल भुन गईं। ईशा के शॉट मारने के बाद रोहित रोमी मलिक के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, क्यों सर, कैसी लगी आपको मेरी क्लासमेट? अच्छी है ना? यस, नॉट बैड, नॉट बैड। घबराओ मत, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। मलिक ने ईशा की तरफ देखते हुए रोहित के कंधे पर हाथ रखकर कहा। तभी मलिक की नजर पीछे लाउंज में खड़े राघव पर पड़ी और उसने रोहित से पूछा, वो लड़का कौन है? वो तो ईशा का बॉडीगार्ड है। रोहित ने मलिक की बात का जवाब देते हुए कहा। रोमी मलिक ने हंसते हुए रोहित से कहा, ये लड़की बस दिखती सीधी सादी है, लेकिन इसके दिमाग में बहुत कुछ चलता है। सॉरी मलिक सर, मुझे नहीं पता था वो अपने बॉडीगार्ड को साथ लेकर आएगी। रोहित ने सर झुकाते हुए मलिक से कहा। तभी मलिक ने मुस्कुराते हुए रोहित से कहा, खैर कोई बात नहीं, मुझे पता है रोहित, तुम उसको यहाँ से भेजने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकालोगे। नाउ गो एंड डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी प्ले। डोंट वरी सर, आई अंडरस्टैंड। रोहित ने मलिक की बात का जवाब देते हुए कहा और फिर वो वहां से चला गया। उन्हें गोल्फ खेलते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था। इधर राघव खड़ा खड़ा थक गया था और उसे नींद सी आने लगी थी, इसलिए वो पास में लगी हुई बेंच पर जाकर बैठ गया। जैसे ही राघव बैठा तभी पीछे से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। राघव तुरंत वहां से उठा और आवाज का पीछा करते हुए स्विमिंग पूल पर जा पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक औरत स्विमिंग पूल में डूब रही है और मदद के लिए चिल्ला रही है। बिना कुछ सोचे समझे राघव उस औरत को बचाने स्विमिंग पूल में कूद पड़ा। उसकी जान बचाने के बाद राघव ने उससे पूछा, आप ठीक है ना? जिस पर उस औरत ने कहा, हाँ आई एम फाइन, थैंक यू। इस औरत की उम्र लगभग 32-33 साल की थी और बिकनी पहनी हुई वो औरत गजब की खूबसूरत दिखाई पड़ रही थी। यू आर वेलकम, आप खड़ी हो सकती हैं? राघव ने उस औरत से पूछा, जिस पर उस औरत ने जवाब दिया, लगता है मेरे पैर में मोच आई है, मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी।
तभी राघव ने उसे अपने हाथों में उठाया और पूल के पास रखी चेयर तक ले गया। राघव का स्ट्रॉन्ग और लंबा चौड़ा शरीर देख वो औरत उस पर फिदा हो गई और उसकी बाहों में ही उसे छेड़ते हुए उससे बोली, पता नहीं किसने अचानक मुझे पूल में धक्का दे दिया। ओह, यू आर रियली स्ट्रॉन्ग। आई होप तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। राघव को बड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ और उसने उस औरत को चेयर पर बिठाते हुए कहा, सॉरी बट आई एम एक्चुअली मैरिड। मैं स्टाफ में से किसी को भेजता हूँ आपकी मदद के लिए। टेक केयर। उसको जाते हुए देख उस औरत ने पास ही खड़े वेटर को बुलाया, उससे मोबाइल लिया और बोला, रोहित, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है और मुस्कुराते हुए फोन कट कर दिया। लेकिन सुनो, हे हैंडसम, उस औरत ने राघव को आवाज लगाते हुए कहा। लेकिन राघव बिना कुछ सुने वहां से चला गया और जैसे ही वो गोल्फ कोर्स में वापस आया उसने देखा मलिक और ईशा वहां नहीं थे। राघव इधर उधर उन्हें ढूंढने लगा कि तभी उसने उन लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुना, बेचारी, वो भी इस मलिक के झांसे में आ ही गई। ये सुनकर राघव के होश उड़ गए। आखिर क्या मतलब था उन लड़कियों की बात का? क्या ईशा किसी खतरे में थी? ईशा को लेकर रोमी मलिक के क्या इरादे थे? क्या राघव ईशा को ढूंढ पाएगा? क्या राघव ईशा को बचा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी।